नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपके सामने लेके आया हूं कमर चीमा और साजिद तरार को, जो पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं भारत के बढ़ते हुए रुतबे से। और अरफीन सिद्दीकी धो रहे हैं तालिबान खान यानी इमरान खान को और बता रहे हैं पाकिस्तान के बिगड़ते हुए हालातों के बारे में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आइए देखते हैं ये वीडियो। एक तरफ तो भारत जो है वो न्यू क्वाड का हिस्सा बन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तारड़ साहब इस वक्त सऊदी अरब के जो लैंड फोर्सेस चीफ हैं उन्होंने इंडिया का पहली दफा विजिट किया है कि वो पाकिस्तान जिसने पूरी जिंदगी मुस्लिम उम्मा को रोक के रखा कि वो भारत के साथ ताल्लुकात ना बनाए और कश्मीर के ऊपर जो है वो खास किस्म की एक पोजीशन थी। क्या आप समझते हैं कि सऊदी अरब और भारत के जो ताल्लुकात हैं ये पाकिस्तान पे कोई असरअंदाज हो सकते हैं और कश्मीर के मसले पे भी कोई असरअंदाज हो सकते हैं? बिल्कुल असरअंदाज, बल्कि हो रहे हैं असरअंदाज। उसकी वजह यह है कि मैं आपको यहाँ पे याद कराना चाहूंगा कि सऊदी अरेबिया और ओआईसी की जो पोजीशनिंग कश्मीर की थी, जब पाकिस्तान ने उस पर इजलास बुलाने की कोशिश की थी तो सऊदी अरेबिया ने बड़ा बुरा मनाया था। यहाँ पे मैं उस जो उनका ट्रिप है उसको इसके साथ भी कंपेयर करूंगा कि सऊदी अरेबिया इज गोइंग थ्रू मेजर रिफॉर्म्स। अपनी आइडियालॉजी, अपनी उनकी पूरी इंटरनेशनल इमेजिंग, जिस तरीके से अपना वो झंडा तब्दील कर रहे हैं, अपना तराना तब्दील कर रहे हैं। आज एक नई खबर आई है कि उन्होंने हिजाब की पाबंदी भी खत्म कर दी है। उसी तवातर के साथ वो दुनिया के साथ नए रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी मैं ऐड करूंगा कि सऊदी अरेबिया डायरेक्ट ईरान से बातें भी कर रहा है। एक तो वो इस्लामिक उम्मा वाला कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि अब इस्लामिक ममालिक अपने मुआशी मफादात को मद्देनजर रखकर अपने रिलेशनशिप बना रहे हैं। कि जब 370 कश्मीर का मसला था, जब पाकिस्तान एंगेज था पूरे तरीके से कश्मीर में, उस वक्त आपकी मिडिल ईस्ट स्टेटें जो थी वो बुला के मोदी साहब को अपने हाईएस्ट अवार्ड देती रही। फिर उसके बाद दुबई ने जाके कश्मीर के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं वो शुरू कर दिए। तो हमारी डायरेक्शन कुछ और है, दुनिया की डायरेक्शन कुछ और है। वो अपने आइडियालॉजी चेंज करती जा रही है और हम जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनी लग रहा है जिस तरह सोमालिया और अफगानिस्तान है। लेकिन मगरिब से पहले तकरीर हुई थी और वहाँ खान साहब मुकम्मल होश व हवास में थे। पहली मर्तबा उन्होंने महंगाई का, मुल्क में महंगाई का एतराफ़ किया और उसके बाद जो उन्होंने कहा है, अल्लाह अल्लाह, काश खान साहब ये बात ना करते, काश मेरे हैंडसम वर्ल्ड कप वाले बाबा ये बात ना करते तो फिर मैं इनकी नज़र ना उतारता। कहते हैं कोई शक नहीं महंगाई है, इसलिए सारा वक्त यही सोचता हूं कि अवाम के लिए क्या करूं। माय गॉड, वो वोटर्स जो आंख के अंधे कान के बहरे थे, जो समझते थे कि तब्दीली का ये नाम निहाद नारा हकीकत पाएगा एक दिन, उन वोटर्स के एतमाद पर पूरा उतर के उनके दुखों को, उनके आलाम, उनके मसाइब को कम करने के लिए अल्लाह ने इसको मौका दिया। ये बंद कमरे में बैठ के सोच रहा है, ये सोच रहा है टुनारी में कि मैं कैसे उनका दर्द कम करूं। ये कौन आदमी है यार? ये चाचा टुन है या मुल्क के वजीर आजम? ये कैसे फैसला होगा, ये कौन बताएगा? मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए तो वो कह रहे थे 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हम गवादर में करेंगे। भारत में जाके 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात की और अभी ये लैंड फोर्सेस के चीफ चले गए। जरा इस मौके पे बात कीजिए कि जिस तरह इसराइल, यूएई, इंडिया और अमेरिका का जो एक नेक्सस बन रहा है, जिसे तारड़ साहब क्वाड 2 कहा जा रहा है, तो क्या मुस्लिम दुनिया से पाकिस्तान पे कोई प्रेशर आ सकता है इसराइल को रिकॉग्नाइज करने के हवाले से? इस वक्त इसराइल की तरफ से काफी अरसे से प्रेशर है पाकिस्तान को कि उनके साथ सफारती रिलेशनशिप बनाया जाए, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट के ऑलमोस्ट सारे ममालिक जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं इसराइल के साथ रिलेशनशिप बनाने में। कहते हैं कि 30 बरस बाद पाकिस्तान की असम्बली पहली बार डीजल के बगैर चल रही है। फजलुर रहमान की जानिब इशारा था। जिस मुल्क के प्रधानमंत्री, जिसके प्राइम मिनिस्टर की ज़हनी सतह ये हो कि वो अपने मुखालिफिन की तहकीर करके उन पर गालिब होने की कोशिश करे, वो आदमी कभी सयूद दिमाग कहला सकता है? इमरान खान के पागल होने में कोई कमी रह गई है? अब बस किसी जलसे में खड़े होकर के ये मादर बहन की गालियां ही बकेगा, जिस तरह से ये ग्राउंड में खड़े होकर बकता था। मैंने खुद सुनी है इसकी माँ बहन की गालियां। ये रमीज राजा जो है वो अपने बालों को यूं कर रहे थे, उनसे कैच छूट गया, इसने जो मैया बहनियां उनकी वीरान की है। ये बस जलसे में किसी दिन खड़ा होकर के माँ बहन कर रहा होगा किसी की। ये जो टर्की के बारे में कहा जा रहा है कि टर्की ने भारत ने टर्की से ड्रोन खरीदे हैं, सुना है वो ड्रोन और जगहों पे भी खरीदे जा रहे हैं। आप इस तरह का जो टर्की का जो कोऑपरेशन भारत के साथ है या ओवरऑल जो खित्ते में है या मुस्लिम उम्मा में, उसका क्या पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, इंडिया अपने आप को डिफेंस वाइज इतना स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, बल्कि कर चुका है।
वो इस तरीके से कि वो दुनिया को सामने शायद नजर आता है कि उनका सिर्फ चाइना के खिलाफ वो अपने आप को डिफेंस करने की पोजीशन में, लेकिन इनडायरेक्टली उसका डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। अच्छा, उसमें जिस तरीके से इंडिया भारत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि डिफेंस के लिहाज से जो देखा गया है, जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स जब आप पढ़ते हैं, जब आप एक टेक्नोलॉजी बाय करते हैं तो ज़ाहिर उन्होंने राफेल तैयारे खरीदे तो उसकी मेंटेनेंस तो इंडिया के अंदर होगी, तो वो फ्रांस ने उनको टेक्नोलॉजी उसके साथ ट्रांसफर की है। अफसोस के साथ ये मैं कहूँगा कि जब F-16 खरीदे गए थे तो साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को निगलेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से हमारे अक्सर F-16 जो है वो ग्राउंड रहते हैं, वो फ्लाई करने के काबिल नहीं होते क्योंकि पार्ट्स अमेरिका से जाते हैं। और यही टर्की जिसके हमारे साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप है, पाकिस्तान ने देख देख के उनके जो ड्रामा है, तो लेकिन वो ड्रामा आपको बेच गए हैं, ड्रोन उन्होंने भारत को दे दिए हैं। मजीद उन्होंने कहा कि अदालतें आजाद हैं। अदालतें आजाद हैं इस मुल्क में? अदालतें आजाद अगर होती तो तुम जेल में होते। अदालतें अगर आजाद होती तो तुम्हारा बनीगाला वाला महल रेगुलराइज ना होता। अदालतें अगर आजाद होती, इलेक्शन कमीशन अगर आजाद होता तो फॉरेन फंडिंग का केस तुम्हें लेकर के कब्र में उतर गया होता। इस मुल्क की अदालतें आजाद हैं। मतलब मजाक ही करना है तो कुछ और कर दो यार। इस मुल्क का ना मीडिया आजाद है, इस मुल्क की ना अदालत आजाद है, ना ही इस मुल्क के अवाम की फिक्र आजाद है। कि अभी बिल गेट्स पाकिस्तान कल गए हुए थे और हमारी सारी लीडरशिप उनके सामने बैठी हुई थी, क्योंकि वो पाकिस्तान को $200 मिलियन की पैसा दे रहे हैं, पॉवर्टी यानी कि गुर्बत खत्म करने के लिए पैसा दे रहे हैं, और वो पोलियो खत्म करने के लिए। तारड़ साहब, बिल गेट्स साहब तो मशहूर है माइक्रोसॉफ्ट की वजह से, तो तारड़ साहब ये पैसा माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में क्यों नहीं लगाती वहां पे हमारे बच्चों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे? देखिए, मैं बिल गेट के पाकिस्तान जाने से बहुत शर्मिंदा हूं। उसकी वजह ये है कि उसकी अचीवमेंट माइक्रोसॉफ्ट है, लेकिन पाकिस्तान वो गया पोलियो के लिए। पोलियो सिर्फ दुनिया के चंद बहुत गरीब ममालिक में रह चुका है, पूरी दुनिया में से पोलियो खत्म हो चुका है। और अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि पोलियो को पाकिस्तान में इंटेंशनली रखा जाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के कुछ प्रोग्राम हैं जिनमें मिलियंस के फंड अभी मौजूद हैं। सड़कें आपकी चाइनीज बनाते हैं, सड़कें आपकी कोरियन बनाते हैं, आपकी लेबर सारी मिडिल ईस्ट में जलील हो रही है, आपकी लेबर सारी टर्की में जलील हो रही है, अमेरिका और कनाडा में जलील हो रहे हैं, और आपकी सड़कें जो हैं वो सारी चाइनीज और कोरियन बना रहे हैं। आपकी प्रायोरिटीज ठीक नहीं है, तुम्हारी डायरेक्शन ही गलत है। तुम्हें पता ही नहीं है कि बारात कहां जा रही है, तुम्हें मुल्क का नहीं पता, तुम्हें मुल्क की वैल्यू का नहीं पता, तुम्हें गरीब का नहीं पता, तुमने गुर्बत कभी नहीं देखी। मैं सोचता रहता हूं, मतलब क्राइम मास्टर गोगो है क्या अंदाज अपना अपना का? ये हमारा वजीर आजम है, खुदा की कसम। पाकिस्तान की बर्बादी के लिए हमें इंडिया इसराइल की कहां जरूरत है? अकेला इमरान खान इंडिया से ज्यादा, इसराइल से ज्यादा खतरनाक है खुद पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। इमरान खान भी और उसको लाने वाले भी। इमरान खान की तारीफ करने वाला हर आदमी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि खुद इमरान खान। कि आपने अफगानिस्तान में क्या रोल अदा किया है। यहाँ पे एक वाशिंगटन डीसी में एक ग्रुप है जो खास कर ये चाहता है कि पाकिस्तान इन चीज़ों के जवाब दे, और उस ग्रुप के पीछे एक और दूसरा ग्रुप है जो कि इंतहाई खतरनाक ग्रुप मैं समझता हूँ, जो पाकिस्तान उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करता। वो इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा है। यहाँ पे सेकंड जनरेशन इंडियन अमेरिकन जो हैं वो इतना पावर में पेनिट्रेट कर चुके हैं कि आपकी सोचों से भी ज्यादा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस यहूदी लॉबी के बाद अगर वाशिंगटन डीसी में दूसरी लॉबी स्ट्रॉन्ग है तो वो इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा है। कह रहा है किसी न किसी तरह आवाम का बोझ कम करेंगे। खुद हेलीकॉप्टर पे घूम रहा है और कह रहा है आवाम का बोझ कम करेंगे। अबे आवाम के सीने में सबसे बड़ा बोझ तो तू है। अगर अल्लाह मियाँ हम पे रहम कर दे और तुम्हें वापसी का टिकट मिल जाए तो हमारी जान छूट जाएगी। फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान और अमेरिका ये है कि हम एक डाउनग्रेडेड रिलेशनशिप में चलेंगे और भारत जो है उसको वो उठा के वो ये कह रहे हैं कि हम भारत को तैयार करेंगे खित्ते की लीडरशिप देने के लिए। सबसे बड़ी बात जो गलत पाकिस्तान में तासर दिया जाता है कि पाकिस्तान को हमेशा कंपेयर किया जाता है भारत के साथ। ये बिल्कुल ज्यादती होगी। उसकी वजह ये है भारत कस्टमर है, आप फकीर हैं, आप मांगते हैं वो चीजें, वो पार्टनर है, आप पैसे मांगते हैं। आपके रिलेशनशिप
आप किसी मुल्क के साथ रिलेशनशिप को रिलेशनशिप नहीं समझते जब तक वो डॉलर ना दे। तो असल में ये एक इंडिया के साथ, भारत के साथ अपने आप को कंपेयर आप तब करें जब आप कर्जे लेना बंद करें। हाँ, ये भारत के साथ ये जरूर कंपेयर करें कि उनका करप्शन इंडेक्स में नंबर 85 है, साइज में आपसे 6 गुना ज्यादा बड़े हैं। स्विट्जरलैंड के अंदर करप्शन का पैसा आपसे निस्बतन कम है उनका, वहां पे उससे कंपेयर करें आप उनके साथ कंपेयर करते हैं कि दुनिया के साथ रिलेशनशिप किस तरह है, तो वो लोगों से त्यारे लेते हैं, लोगों के साथ कस्टमर डील, उनके साथ उनके ट्रेड रिलेशनशिप है, खराज मांगने नहीं जाते। आप जहां जाते हैं खराज मांगते, पैसे मांगते। कहते हैं पाकिस्तान किसी से डिक्टेशन नहीं लेता। लो भाई, पिछले दौरों में पाकिस्तान में ड्रोन हमले हुआ करते थे, अब पाकिस्तान किसी से डिक्टेशन नहीं लेता। गोया अब अगर मरीन्स, अमेरिकी मरीन्स एबटाबाद या किसी जगह उतरे तो पाकिस्तान उनके जहाजों को तबाह कर देगा। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अमेरिका को खा जाएगा। हम जिंदा कौम है यार। कोई खुदा का खौफ करो यार, कोई खुदा का खौफ करो, कोई खुदा का खौफ करो यार। तुम लोग कोई पागल तो नहीं हो, हालांकि तुम लोग पागल ही हो।